हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी अच्छे होंगे और पॉलिटी का मजा ले रहे होंगे। तो पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रस्तावना। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का प्रस्तावना। आज आपको समझना है प्रस्तावना, ठीक ना। तो सबसे पहले बात आता है कि देखो, अमेरिका का संविधान जो है ना, अमेरिका का संविधान, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना था, ठीक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जिन जिन देशों ने अपना संविधान लिखना शुरू किया वो लोग भी अमेरिका की तरह, अमेरिका का जो फैशन था प्रस्तावना वाला बात, वो लोग भी एक्सेप्ट करते गए और अपने संविधान में प्रस्तावना ऐड करते गए। और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा, उसने भी प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो ये परंपरा अमेरिका के संविधान से शुरू हुआ था, प्रस्तावना ऐड करने का। अब आपको समझना है कि प्रस्तावना होता क्या है। तो देखो, प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान का परिचय है, संविधान का परिचय है, इंट्रोडक्शन देता है कि आपका संविधान कैसा है। दूसरे भाषा में कह सकते हैं संविधान का कुंजी है, संविधान का कुंजी है, राइट ना। यानी पूरे संविधान को समझना होगा तो आप प्रस्तावना को पढ़िए, आपको पूरे संविधान का बेसिक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आपके संविधान में क्या चीजें हैं, ठीक ना। इसको कहा जाता है कि पूरे संविधान का सार, पूरे संविधान का सार कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। एक प्रख्यात व्यक्ति है, फेमस व्यक्ति है, जिनका नाम है N.A. पालकीवाला, N.A. पालकीवाला। इन्होंने तो क्या कहा है, N.A. पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। समझ रहे ना। यानी ये तो हम समझ गए कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का परिचय पत्र है, राइट ना। अब आगे समझते हैं हम लोग कि प्रस्तावना किस तथ्य पर आधारित है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना जो है ना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। प्रस्तावना जो है ना, वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। किस प्रस्ताव पे बाबू? उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने तैयार किया? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को तैयार किया और उसको संविधान सभा में पेश किया, पेश भी किए। जिस दिन पेश किए थे वो था 13 दिसंबर 1946 को, यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। और 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने प्रस्तावना को अपना लिया, अपनाया गया। तो एक चीज तो यहां से क्लियर हम लोग कर लिए ना कि अच्छा, हमारा जो प्रस्तावना है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, राइट ना। अब आता है कि देखो कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है। तो फिर आपके मन में उठा होगा ये कब हुआ होगा? तो याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और जानते हैं जब संशोधन हुआ था ना, तो उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। याद रखिएगा, कितने शब्द बाबू? 3 नए शब्द। कौन कौन है भाई? तो पहला है समाजवाद, समाजवाद। दूसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। कहीं कहीं आपको पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा और कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष देखने को मिलेगा, और धर्म निरपेक्ष से बेहतर वर्ड है पंथ निरपेक्ष। तीसरा है बाबू अखंडता, अखंडता। यानी ये 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। इसका मतलब यहां से आप ये निकालिएगा कि जो मूल प्रस्तावना था, उस मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं थे, बल्कि इसको ऐड किया गया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ऐड किया गया है, राइट ना। तो
आपके मन में अब प्रश्न उठ रहा होगा, ओहो समाजवाद तो हमारे प्रस्तावना में नहीं था, इसको ऐड किया गया है। पंथ निरपेक्ष नहीं था, ऐड किया गया है। अखंडता नहीं था, ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसका ये मतलब आप लोग मत निकाल लीजिएगा कि संविधान में समाजवाद नहीं था। संविधान में पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता की बात नहीं कही गई है। संविधान में भर भर के बात कही गई है। आप जो पंथ निरपेक्ष है, जब आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे, 25 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे, 27 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, 29 पढ़ेंगे, 30 पढ़ेंगे, तो भर भर के पंथ निरपेक्षता की बात निकल के आएगी। और जब संविधान के भाग 4 पढ़िएगा आप, भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत, तो वहां पे भर भर के मिलेगा क्या, समाजवाद। यानी इससे एक बात आप कंक्लूजन कर सकते हैं क्या, कि जो चीजें संविधान के अंदर लिखी हुई थी, हमने उसको बस क्या कर दिया, एक्सटर्नली बाहर लाकर लिख दिया। यानी ये चीजें पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, बस हमने इसको बाहर लाकर लिख दिया। राइट ना। तो ये तो बात हो गया। और याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है कि कौन कौन से शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे, तो जो जोड़ा गया वही ना नहीं थे ना, तो कौन जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। राइट ना, यानी ये ऐड किया गया है। अब एक और बात समझिएगा, प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना क्या न्यायिक है या परिवर्तनीय है। तो याद रखिएगा, प्रस्तावना जो है ना, प्रस्तावना गैर न्यायिक है। क्या है, गैर न्यायिक है। मैं मतलब बताऊंगा आप लोग को। और याद रखिएगा, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि प्रस्तावना का कानूनी प्रवृत्ति क्या है, आप लोग साथ साथ लिखते चलिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसका कानूनी प्रवृत्ति है क्या, परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या, परिवर्तनीय नहीं है का मतलब देखिए, इसका मतलब कि आप जाकर अदालत में बोल करके इसको लागू नहीं करवा सकते हैं। अगर सरकार इसको लागू नहीं कर रही है तो आप इसको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, इसका ये अर्थ है। तो एक चीज तो समझ गए, प्रस्तावना क्या है, गैर न्यायिक है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। राइट ना। अब आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावना को मैं लिखने जा रहा हूं और प्रस्तावना को लिख कर पहले समझाऊंगा, तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक ना। ओके, तो आइए अब हम प्रस्तावना लिखने जा रहे हैं। आओ प्रस्तावना को देखते हैं अपने। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो प्रस्तावना क्या कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला। राइट ना। तो यहां से समझिए, पहला बात यहां देखिए, न्याय। प्रस्तावना में कितने तरह के न्याय की बात कही गई है, 3 तरह के। कितने तरह के, 3 तरह के, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। यानी कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है, 3। राइट। आगे आइए, फिर पूछा जाएगा आपसे क्या, स्वतंत्रता के प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात कही गई है। नाम भी याद रखिएगा आप लोग को, न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता की बात हुई है। कितने प्रकार की बात हुई है, कौन कौन हुई है। विचार की स्वतंत्रता है, नंबर 1। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, नंबर 2। धर्म की स्वतंत्रता है, नंबर 3। विश्वास की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। यानी 1 2 3 4 5, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की बात कही गई है, 5। याद रखिएगा, सब ऑर्डर में पूछता है। फिर पूछेगा आपको समता। समता कितने प्रकार की बोली गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यानी समता कितने प्रकार की बोली गई है, 2 प्रकार की। राइट ना। और अखंडता कितने बार आया है, 1 बार।
राइट। ये ऑर्डर याद रखिएगा और ये प्रस्तावना याद कर लीजिएगा। अब इसी प्रस्तावना से हम समझेंगे कि प्रस्तावना के कितने तत्व होते हैं, राइट ना। तो याद रखिएगा प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं। प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं। कितने तत्व? 4 तत्व। कौन कौन? पहला देखिएगा, संविधान के अधिकार का स्रोत। यानी संविधान को पावर कहां से मिलता है, अधिकार कहां से मिलता है? तो देखिए क्या लिखा है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यानी संविधान को अधिकार कहां से मिलता है? भारत के लोगों से मिलता है, ठीक है ना। किससे मिलता है? भारत के लोगों से संविधान को अधिकार प्राप्त होता है, पहला बात। दूसरा बात हम समझेंगे कि भारत की प्रकृति क्या है। भारत की प्रकृति, प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं, उसमें से पहला तो हम समझ गए कि संविधान का अधिकार का स्रोत क्या है। यानी संविधान को पावर, अधिकार कहां से मिलता है? भारत के लोगों से मिलता है, भारत के नागरिकों से मिलता है। अब हम समझेंगे भारत की प्रकृति क्या है। तो देखिए क्या लिखा है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभु, समाजवादी, धर्म निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। यानी भारत की प्रकृति अगर पूछे तो आप लिख सकते हैं क्या? समाजवादी, संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, राइट ना। तीसरा बात समझेंगे, तीसरा बात समझिएगा, साथ साथ आप लोग लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि प्रस्तावना के 4 तत्व होते हैं, तभी तो हम लोग 2 ही तत्व समझे। तीसरा तत्व समझिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं तीसरा तत्व, राइट ना। आपसे पूछा जाएगा संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य, तो देखिए संविधान का उद्देश्य क्या है। न्याय की बात कहा कि नहीं कहा है? न्याय में 3 प्रकार के न्याय। स्वतंत्रता की बात कहा कि नहीं कहा? कहा है, स्वतंत्रता, राइट ना। फिर आपको किसकी बात किया है? समता की बात किया है। तो ये हमारे संविधान के उद्देश्य हैं, राइट ना। और चौथा बात, संविधान को अपनाया गया कब? संविधान को 26 नवंबर 1949, डेट आप लोग को याद ही होगा, ठीक है ना। संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर, यहाँ पर देखिए लिखा होगा 26 नवंबर 1949। इस संविधान सभा में आए दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करते हैं, राइट ना। यानी संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? अपनाया गया था। तो ये हम लोग समझ गए संविधान के प्रस्तावना के 4 तत्व। प्रस्तावना का अर्थ हम लोग समझ लिए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अगर हमको संविधान का दार्शनिक तत्व देखना है, दार्शनिक बातें देखना है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो याद रखिएगा, जब भी कभी आपको संविधान के दार्शनिक तत्व देखना होगा तो आप कहाँ जाइएगा? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में दार्शनिक तत्व मिलते हैं। फिलॉसफी देखना हो, फिलॉसफी, ठीक है ना, संविधान का फिलॉसफी देखना हो, समझना हो, तो आप कहाँ आइएगा? प्रस्तावना में आइएगा, ठीक है ना। संविधान सभा में जो लोग थे उनकी सोच देखना हो, ठीक है, तो आप कहाँ आइएगा? प्रस्तावना में आइएगा। उनके आदर्श समझना हो तो कहाँ आया था? प्रस्तावना में आइएगा, राइट ना। तो आइए अब एक बात करते आप लोगों से कि बताइएगा आप लोग, ठीक है, ये जो प्रस्तावना है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? आप लोगों को बताना है। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? क्या लगता है आप लोगों को, भाग है या नहीं? तो आइए इसको सही से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा था जिसका नाम है बेरूबाड़ी मामला, 1960 में।
कब बाबू? 1960 में। बेरूबाड़ी मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का भाग नहीं है। याद रखिएगा, पूछता है कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो वो कौन सा मामला था? बेरूबाड़ी मामला 1960। फिर आपके मन में आएगा कि यार क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, तो उस टाइम जब जजमेंट दिया था तो उस टाइम का बात बता रहे हैं। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के कोर्ट को फॉलो कर दिया। अमेरिका के कोर्ट को फॉलो करने का मतलब क्या कि अमेरिका के कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए हमारे भारत के जो सुप्रीम कोर्ट था उसने बोल दिया क्या प्रस्तावना ठीक है ना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामला, बहुत ही फेमस मामला ये केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पीछे का जो फैसला था उसको पलट दिया। क्या कर दिया? पलट दिया। पलट देने का मतलब क्या? बेरूबाड़ी मामला में क्या बोला था? बेरूबाड़ी मामला 1960 में बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अब क्या होगा? केशवानंद भारती मामला में सुप्रीम कोर्ट बोलेगा क्या कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। याद रहिएगा, किस मामला में बोला था? केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलट दिया और क्या बोलता है? बोलता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। राइट ना? तो ये सारा डिबेट क्यों उठा? यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। राइट ना? तो आखिरकार ये विवाद क्यों उठा? तो इस विवाद का एक ही कारण था। पूरा संविधान जब लिख लिया गया ना, संविधान पूरा लिखने के बाद प्रस्तावना को संविधान में जोड़ा गया था। यानी सबसे लास्ट में संविधान में क्या जोड़ा गया था? प्रस्तावना। सबसे अंतिम में संविधान में प्रस्तावना जोड़ा गया था। प्रस्तावना जोड़ा गया था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। यानी सबसे अंतिम में संविधान में क्या जोड़ा गया था? प्रस्तावना जोड़ा गया था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, भाई प्रस्तावना संविधान में सबसे अंतिम में क्यों जोड़ा गया? देखिए इसके पीछे का तर्क देखिए। संविधान छोटा मोटा तो काम नहीं था लिखना, तो पूरा पहले संविधान लिख लिया गया, ठीक है ना। अब उसके बाद से जब हम लिख लिए तो हमको पता है कि हमने क्या क्या चीजें मेंशन किया है। उसके बाद से जो उसका सार वाले तत्व हैं, जो मेन की है, उसको उठा के हम कहाँ लिख दिए? प्रस्तावना में, ताकि प्रस्तावना और संविधान मिलता जुलता रहे। ऐसा ना हो कि हम प्रस्तावना पहले लिख दिए और संविधान बाद में लिखने बैठे, मालूम चला कि प्रस्तावना में कुछ और लिख दिए और संविधान में कुछ और लिख दिए। समझ रहे ना? तो ऐसा बात ना हो, इसलिए पहले संविधान को लिख दिया गया, उसके बाद से प्रस्तावना को ऐड किया गया। राइट? ये बात समझ आया? तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? तो याद करिए, आज ही के लेक्चर में मैंने बताया कि हाँ प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। तो आप ये बताइए कि क्या संशोधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जानते हैं, आप तो जानते हैं ना कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संविधान में संशोधन कर सकता है। और अगर आप संसद को प्रस्तावना में संशोधन की शक्ति नहीं देंगे तो मालूम क्या होगा? मालूम चलेगा संविधान में संशोधन होते होते संविधान का रूप कुछ और हो गया। अब प्रस्तावना तो संशोधन हुआ नहीं, तो इसका रूप कुछ और था। समझ रहे ना? यानी प्रस्तावना में भी संशोधन होना चाहिए था और तो संशोधन हुआ ही है। राइट ना? ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये जो कीवर्ड है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, फिर न्याय, ये सारा बात हम लोग अब अगले लेक्चर में समझेंगे। जाने से पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि प्रस्तावना में ये जो न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, कहाँ से लिया गया है, किस क्रांति से लिया गया है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। हम इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है ना। राइट? और पॉलिटी का मजा ले रहे होंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।